अटेंडेंस बोलिए। आकाश, चारू, आज 14 हो गया ना। अनिकेत, आकाश अनिकेत है साथ में है? कोई बोल ही नहीं रहा उधर से। तो आज का टॉपिक रहेगा अपना लेआउट। ट्वेंटी 8 HTML layout elements and techniques। इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि भाई कौन कौन से टैग्स होते हैं। तो जैसे हम लोग VS कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो, जैसे हेडर टैग अवेलेबल है, मेन टैग अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर हमें कोई नेविगेशन बनाना होता है तो हम लोग नैव टैग का यूज़ करते हैं। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर एक फुटर का भी टैग दिखना चाहिए, अगर मैंने रखा होगा तो यहाँ दिखाई दे रहा है, फुटर भी अवेलेबल है। तो HTML4 में ये नहीं होता था। HTML5 जब इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके अंदर कुछ टैग पहले से डिफाइन किया कि भाई इन टैग को ध्यान में रख के अपने साइट को स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोग इन टैग्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो वो अगर टैग का इस्तेमाल ना करें तो क्लास का नेम फिर वो ज़रूर रखें, जैसे कि हेडर या जैसे कि मेन, ठीक है। इससे क्या होगा कि गूगल के एल्गोरिदम को आपके कंटेंट को अंडरस्टैंड करने में बड़ी हेल्प मिलती है कि आप किस जगह पर क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। हेडर जो पार्ट होता है हमारा वो होता है नेविगेशन का, यानी कि जो हमारे नैबार वगैरह डिज़ाइन होते हैं वो हेड में जाते हैं। मेन जो कि हमारा डिस्प्ले कराने का एरिया होता है, और जो फुटर होता है हमारा वो जहाँ पर लोग वेबसाइट के फुटर की इन्फॉर्मेशन रखते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम विजिट करेंगे फ्लिपकार्ट। अरे स्क्रीन डिस्प्ले हो रही है, नहीं हो रही? हो रही है। फ्लिपकार्ट। एक तो हेड टैग होता है हमारा, वो हेड टैग अलग है। हम हेडर की बात करें तो हेडर यानी कि नेविगेशन जो डिज़ाइन होगा वो हेडर में जाएगा। यहाँ से लेके जितना भी एरिया हम लोग नीचे देखेंगे, ये एक टाइम तक लोड होगा फिर रुक जाएगा, ठीक है। ये सारा पार्ट जो हम देख रहे हैं यहाँ तक, ये किस में जाएगा? मेन के अंदर। और ये जो है आपका फुटर है। ध्यान रखना, हेडर और फुटर कभी भी एक जैसे नहीं होने चाहिए कि पता चले दोनों कलर एक जैसे रख दिया आपने, ऐसा नहीं होना चाहिए, अलग जाएंगे हमेशा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, हमने फाइल का नेम रखा HTML लेआउट एलिमेंट्स एंड टेक्निक्स। यहाँ पर आके हम लोग डिफाइन करेंगे वेबसाइट्स often display content in multiple column like a magazine or newspaper। तो न्यूज़पेपर हम सभी ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मैं एग्जांपल के लिए फ्लिपकार्ट में आ जाता हूँ अगेन, और यहाँ से हम किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एक कॉलम दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। मैं यहाँ पर टी शर्ट ले लेता हूँ। अब देखो 1 2 3 4 5 इस तरह से कॉलम्स बने हुए हैं। आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। कॉलम बेस्ड साइट्स आपको ज़्यादा मिलेंगी। या जैसे मैं एक और वेबसाइट का एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पर, लेट्स से लीवास्तु। तो ये पूरा एक दिखाई दे रहा है हमें। लिटिल बिट स्क्रॉल डाउन करते हैं, कंप्लीट रो, और नीचे आते हैं, कॉलम्स आ गए 2, और नीचे आते हैं 3 कॉलम्स हो गए,
और नीचे आते हैं, सिंगल हो गया फिर से, यहाँ पर 2 कॉलम, और नीचे आते हैं 3 कॉलम। तो समझ में आ रहा है? कंटेंट को एंड यूज़र को अगर आपने बहुत क्लियरिटी के साथ देना है तो आपको रो कॉलम्स का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, आप किसी भी साइट पर जाओगे आपको रो कॉलम का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिल जाएगा इजीली, है ना। यहाँ ये अगर मैं इसको फोटोशॉप के ऊपर ड्रॉ कर दूं, नज़र डालते हैं। ये हमारी क्लास की फ़ोन आ रही है। लेट्स से ये हमारा एक वेब पेज है ना। हमने टॉप वाले पार्ट को क्या बोला, ये हमारा एक हेडर एरिया है। फिर हमने सबसे नीचे जाके एक अपना फुटर यहाँ पर डिफाइन कर दिया, और इसको हमने कुछ डिफरेंट कलर दे दिया। हमने फिर से एक न्यू लेयर बनाया, और मैंने इनके पीछे जाके एक यहाँ पर साइड बार बना दिया अपना। तो स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? ये हेडर हो गया, दिस इज अ साइड बार, दिस इज अ फुटर, दिस इज अ मेन। एक बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा आप मान के चलो, ठीक है। यहाँ पर जो फालतू की कहानी उसको हम लोग रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे HTML लेआउट एलिमेंट्स। एलिमेंट्स से मतलब क्या होता है? टैग्स, कि कौन कौन से हमारे लेआउट के टैग्स हैं जो हम लोग लेआउट को डिज़ाइन करने में इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ जाएंगे और लिखेंगे इसके लिए HTML हैज़ several semantic elements that define the different parts of a web page. तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक रो की क्लास बना लेता हूँ, एक कॉलम की क्लास बना लेता हूँ, और एक और कॉलम में यहाँ पर डिफ़ाइन कर लेता हूँ। इधर मैं जाके टैग डिफ़ाइन कर लेता हूँ, जैसे कि यूएल के अंदर li, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कोड टैग, और कोड टैग के अंदर %lt कॉमा, सबसे पहला टैग क्या होना चाहिए? हेडर %gt। सो हेडर टैग क्या करता है? डिफाइंस अ हेडर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। नेक्स्ट टैग होता है हमारा nav, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नेविगेट। defines a sets of navigation links। section मतलब रो, ठीक है। defines a section in a document। next is article। ARTICLE, article defines an independent self-contained
content. Next, aside defines content aside from from the content like sidebar. सो जैसे कि ये जो पार्ट है इसको हम असाइड बोलते हैं, ठीक है। सो जैसे आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर अगर आप जाते हो तो ये दिखाई दे रहा है फिल्टर वाला, दिस इज अ असाइड टैग, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट, फुटर टैग। Defines a footer for a document or a section. तो आप किसी सेक्शन के लिए भी फुटर बना सकते हो और पूरे पेज का तो फुटर आप बनाओगे बनाओ। सो डिफाइंस अ फुटर फॉर अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन। नेक्स्ट, डिटेल्स। Defines additional details that the user can open and close on demand. And last is summary. Defines a heading for the detail element. सो अभी जो हम लोगों ने पार्ट यहाँ पर डिस्कस किया है, आपको इसको भूलना नहीं है। जब आप जॉब पर जाते हो, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि HTML5 में नए सेमेंटिक टैग्स कौन कौन से इंट्रोड्यूस हुए हैं। ये सभी टैग HTML5 में आए, हेडर, नैव, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर, डिटेल एंड समरी। अब मैं एक इंटरफेस के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमने एक कॉलम यहाँ पर खाली छोड़ा हुआ है, मैं यहाँ पर टेबल की हेल्प लूँगा। टेबल में होता है TR में होता है TD में जाके मैंने यहाँ पर लिख दिया ये है हमारा हेडर एलिमेंट, ठीक है। फिर हमने एक और नया रो बनाया, हमने यहाँ पर लिख दिया ये हमारा नेविगेशन एरिया है, राइट, दिस इज अ नैव एरिया। फिर हम नीचे आते हैं, हमने यहाँ पर जाके इसको लिखा दिस इज अ सेक्शन। बट आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कॉल स्पैन, मैंने जैसे लिखा 2। सो मैं यहाँ पर एक और TD बनाऊंगा जिसको मैं नेम दूंगा असाइड। आप रो की कॉपी करेंगे, यहाँ पर फिर से सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे, लेकिन इस वाले में जाके आप बोलेंगे रो स्पैन 2, तो नीचे वाला असाइड डिलीट हो जाएगा। फिर हम लोग नीचे आएंगे, डिफाइन करेंगे यहाँ पर फुटर, राइट। तो फुटर हो गया, सेक्शन हो गया अपना। इस तरह से हमने अपनी चीज़ों को डिफाइन कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे विड्थ ऑफ दिस टेबल क्या रहेगी 100%, और बॉर्डर 1, सेल पैडिंग is 1, सेल स्पेसिंग is 2। सभी को सेलेक्ट करेंगे, TR को,
लिखेंगे अलाइन इक्वल टू सेंटर। वेब ब्राउज़र में आइए, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर, तो ये कुछ हमारा इस तरह से बन के आ गया पार्ट। अब ये सही से नहीं दिखाई दे रहा हमें, तो इसको सही करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा टेबल में क्लास, क्या लिखोगे, टेबल, टेबल बॉर्डर्ड। तो दिखाई दे रहा है। तो अगर मेरा ये एक वेब पेज है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या है, हेडर। नैब वाला पार्ट बीच में क्यों नहीं आया, तो यहाँ जाके लिखेंगे ये चीज़, सेंटर। ये क्या है, सेक्शन। तो सेक्शन पर इस तरह से हम लोग लिखेंगे। ये हमारा क्या है, एसाइड। एसाइड पर आप क्या लिखेंगे, वी अलाइन। वी अलाइन ने काम नहीं किया। वर्टिकल अलाइन, सेंटर नहीं होता, क्या होता है, मिडल। आ गया। आप टेबल की हाइट को अगर बढ़ाना चाहो तो बढ़ा भी सकते हो। तो अब आपको समझ में आ गया क्या होता है। यानी कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में ये क्या है, सेक्शंस, ऐसा। ये क्या है, असाइड। ये क्या है, नैव, जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं। और नैव किस में बनती है, हेडर के अंदर। तो स्ट्रक्चर को समझ में आया। सबसे नीचे फुटर। तो अगर आपको इंटरव्यू में कभी समझाना पड़ जाए तो इस तरह से आप एक बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके समझा सकते हो कि किस टैग का क्या काम होता है। अब जो ये सेक्शन है, तो ये तो पता चल गया कि ये रो होती है। अब इसमें मुझे को अगर इस रो में कुछ लिखना पड़ गया तो क्या यूज़ होगा, आर्टिकल। ठीक है, इसके अंदर। चलो, तो यहाँ तक का बेसिक क्लियर हुआ। सो लेआउट जो अभी मैंने आपको टेबल से जस्ट एक रेफरेंस के लिए समझाया है, आप लेआउट को डिफरेंट तरीके से अचीव कर सकते हो। जैसे कि CSS फ्रेमवर्क, आप उसका यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हम लोग अपने पेज के अंदर क्या चला रहे हैं, बूटस्ट्रैप। सो बूटस्ट्रैप क्या है, बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्रेमवर्क। ठीक है, जहाँ पर आपको CSS लिखना नहीं होता, आपका काम अपने आप हो जाता है। दूसरा आप क्या कर सकते हो, फ्लॉट, हमने पढ़ा हुआ है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा हम लोग फ्लैक्स का यूज़ कर सकते हैं। चौथा हम लोग ग्रिड का यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। इनकी हेल्प से आप इस तरह का डिज़ाइन इजीली अचीव कर सकते हो। तो हम लोग इस डिव से बाहर आएंगे और यहाँ आके हम लोग डिफाइन करेंगे HR H2 HTML लेआउट टेक्निक। यहाँ लिखेंगे देयर आर 4 different techniques to create multi-column layouts. Each technique has its प्रोज एंड कॉन्स। मतलब सभी के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। ठीक है, इन जो मैं टेक्निक डिस्कस करने वाला हूँ, इन सभी से ये सेम चीज़ आप अचीव कर लोगे, लेकिन कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे, भाई किससे क्या बेनिफिट हो रहा है और क्या नुकसानों में हो रहा है ना। तो हम लोग फ़ायदे नुकसान अगर डिस्कस कर लेंगे तो आपको ये पता होगा कि कब, कहाँ, क्यों मुझे कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए। सो हम यहाँ पर लिखते हैं UL में LI, यहाँ लिखते हैं CSS फ्रेमवर्क। क्या लिखेंगे, फ्लैक्स बॉक्स। CSS फ्रेमवर्क, CSS फ्लैक्सबॉक्स, CSS फ्लॉट प्रॉपर्टी,
सबसे ओल्डर और सबसे लेटेस्ट CSS ग्रिड। ये 4 टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप CSS फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आज की डेट में नाम जो सबसे ज़्यादा फेमस मिलेंगे, विच इज़ बूटस्ट्रैप, टेलविंड और W3 CSS। W3 CSS एग्जिस्ट करता है बट इस्तेमाल ना के बराबर लोग करते हैं। टेलविंड का यूज़ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आज की डेट में, और बूटस्ट्रैप का यूज़ तो हर कोई करता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट HRH2 बात करेंगे CSS फ्रेमवर्क्स के बारे में। ठीक है, तो हम चाहें तो अपना खुद का CSS फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं बना के। ठीक है, कि भाई देखो, एक कंपनी है वो दिन रात वेबसाइट्स बनाती है, तो उसको ये तो पता चलेगा कि बेस मुझे क्या यूज़ करना है। ठीक है, कि लेआउट की विड्थ कितनी होगी, फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, कौन कौन सी हेडिंग सब ज़्यादा पॉपुलर हैं, उस तरह की चीज़ें। तो हम लोग एक ही फाइल को हर जगह पर अटैच करके कॉपी पेस्ट तो करना होगा, फोल्डर में लगा लेंगे उसको, है ना। तो एक तो ये तरीका हो गया, यानी कि मेरी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज़। एक होता है कि भाई किसी ना किसी ने UI UX के अंदर लिखी होंगी, जैसे कि ऑफिशियल वेबसाइट इज गेट बूटस्ट्रैप। तो इन्होंने क्या करा, पूरा स्टाइल, सारी चीज़ें पहले से लिख डाली कि अगर आपको वेबसाइट के अंदर कोई कार्ड बनाना है तो आप कार्ड पे क्लिक करो और ये पूरा आप कोड यहाँ से लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है, क्लास इज कार्ड। अब कार्ड आपने लिख दिया तो कार्ड बन के आपका ये रेडी हो जाएगा। तो इसकी CSS पहले से लिखी जा चुकी है। तो ये क्या है, फ्रेमवर्क है। आपने कुछ नहीं करना, बस लेना लगाना, कॉपी पेस्ट। या आपको अपनी वेबसाइट में नेविगेशन बनाना है कुछ इस तरह का, तो देखो नेविगेशन का कोड पहले से लिखा हुआ है। अगर इस तरह का अगर हम लोग कुछ अपने प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, दिस इज़ अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क क्यों बोलते हैं? एक फ्रेमवर्क जो बनता है वो 2 से 3 चीज़ों से मिलके बनता है, विच इज़ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। भाई आप यहाँ देख रहे हो, ये पूरा क्या है, HTML टैग्स है। HTML टैग में एट्रीब्यूट क्या यूज़ हो रहा है, क्लास। ये क्या हो गया, CSS हो गया। अब जैसे नैबार में यहाँ देख रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक ड्रॉप डाउन है, तो CSS से ड्रॉप डाउन तो नहीं बनता। तो ये डिज़ाइन तो उससे हुआ, लेकिन ट्रिगर जावास्क्रिप्ट से हुआ। तो क्या हो गया, फ्रेमवर्क, यानी कि ग्रुप ऑफ मल्टीपल लाइब्रेरी, यानी कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब फ्रेमवर्क के अपने फ़ायदे और नुकसान। भाई फ़ायदा हो गया कि भाई उस शायद कहता है भाई मेरे को कोड नहीं लिखना, तो हमने क्या करा, उस शायद ने कोड उठाया लगा दिया, तो टाइम बच गया। लेकिन नुकसान क्या है भाई, आपको पूरे बूटस्ट्रैप में से बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल करना था। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये कलर वगैरह सब हमारे अपना आप आ जा रहे हैं ना, यही तो फ़ायदा हो रहा है हमें। लेकिन जो फाइल आपने लगा रखी है उसमें सिर्फ कलर तो नहीं है, उसमें काम में ना आने वाली भी बहुत सारी चीज़ें। तो जब आप फाइल अपनी चलाओगे ब्राउज़र के अंदर, तो जो ना काम में आने वाली चीज़ें उनका भी लोड कंसिडर होगा एट द टाइम ऑफ रिक्वेस्टिंग योर पेज। तो ये है डिसएडवांटेज ऑफ फ्रेमवर्क, कि भाई मेरे पास 100 चीज़ें लेकिन पेज में इस्तेमाल 2 ही चीज़ें, तो 98 चीज़ों का अननेसेसरी मैं लोड वेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, कस्टम मेड हम लोग CSS बनाते हैं ताकि मुझे वेबसाइट को फास्ट बनाने का मौका मिले। उससे जब 2 चीज़ें इस्तेमाल कर 2 ही चीज़ें रखोगे तो फ़ायदा होगा ना आपको। इसका सम सॉर्ट ऑफ ऐसा समझो, लेमैन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं। आप स्कूल जाते हो, तो स्कूल में क्या होता है, टर्न होते हैं कि MWF में ये सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, TTS में ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर। अब जो सब्जेक्ट आपके TTS में चलने वाले हैं वो 6 सब्जेक्ट हैं। अब आप क्या कहते हो कि भाई मैं तो सारे साथ में डाल के बैग में लेके चलूँगा। एक तो हो सकता है बैग में शायद सारे आ जाएं, हो सकता है ना आए, या चलो आ गए तो उठाने में भारी तो होगा। 1 महीना अच्छा लगेगा, 2 महीना अच्छा लगेगा, अरे यार जब यूज़ नहीं करना तो मैं लेके क्यों जा रहा हूँ उसको। तो जब आप वो फालतू की चीज़ें हटा दोगे तो क्या हुआ, वजन कम हो गया ना।
जब वजन कम हो गया तो आपको कैरी करना आसान हो गया। उस खाली जगह में आप दो एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ और रख सकते हो ज़रूरत की, मे बी लंच बॉक्स भी उसी में आ जाए। भाई स्कूल टाइम में हम लोग ऑफिस की तरह तो लंच बॉक्स अलग से हाथ में लाते हुए लेके नहीं जाते ना, लंच बॉक्स की जगह भी बनानी है, पानी की बोतल की भी जगह बनानी है, होता है ना। अब सोचो तुम्हारा बैग या तो तुमने बहुत बड़ा ले लिया, बहुत बल्कि बैग हो गया, अब स्कूल बस में अगर आप जाते हो जगह तो लिमिटेड है बैठने की, है ना। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वही सेम चीज़ है वेबसाइट के अंदर भी कि मेरे काम की जितनी ज़रूरत की CSS उतनी ही रखो, फालतू मत रखो। क्योंकि फालतू CSS क्या होगा, अगर तुम्हारे पास ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है कोई दिक्कत नहीं। अब तुम्हारी वेबसाइट पर ट्रैफिक भी बहुत ज़बरदस्त है, लाइक अ फ्लिपकार्ट, तो वेबसाइट तो स्लो हो जाएगी ना फिर उस केस में। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया एग्जांपल तो कुछ नहीं हो सकता फ्रेमवर्क का, कि नुकसान क्या है, सारी चीज़ें कभी यूज़ कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, जितना ज़रूरत का है उतना रखो। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको अच्छे से और डिटेल में किस तरह से चीज़ें हमारी काम करती हैं। So if you want create your layout fast, you can use a CSS framework like Bootstrap और टेलविंड। मैं इसको भी दिखा देता हूँ, टेलविंड भी होता है आज की डेट में। अगर आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करोगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा टेलविंड। नाम सुन रखा है ना तुमने टेलविंड का? दिस इज़ अ टेलविंड CSS। ठीक है, सो मैं आपकी ईज़ के लिए क्या करता हूँ, टेलविंड का URL मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। मैंने क्या करा, यहाँ पर किया कट, ए टैग लिया, टेलविंड का URL मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ पर लिख दिया मैंने टेलविंड। राइट, बूटस्ट्रैप पर जाएंगे, ए टैग बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप पर जाते हैं, ये हमने URL लिया और यहाँ लगा दिया। फ़ायदा क्या हुआ कि जब आप अपने पेज को यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चल गया ना, इफ़ यू वांट टू क्रिएट योर लेआउट फास्ट यू कैन यूज़ अ CSS फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप एंड टेलविंड। बढ़िया हो गया ना। तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, मैंने लिंक भी डाल दिया उसी के अंदर और मैंने दोनों के नाम भी लिख दिए इसके अंदर, है ना, इस तरह से। सो ये तो हो गया इसका। तो जब हम लोग सीखेंगे बूटस्ट्रैप, आपके कोर्स में टेलविंड नहीं है बट मैं बता दूंगा कैसे काम करती हैं चीज़ें। बूटस्ट्रैप तो आपके कोर्स में दिया है तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मैं यहाँ पर इसके बारे में बात नहीं करूँगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज़ CSS फ्लॉट लेआउट। It is common to do entire web layout using the CSS float property. Float is easy to learn. बट देखो, जब ने शायद पढ़ा था फ्लॉट तो मैंने शायद आई डोंट, मुझे याद नहीं मैंने बताया कि नहीं बताया कि फ्लॉट का यूज़ बेसिकली इस चीज़ के लिए नहीं किया गया था कि आप अलाइनमेंट करें इसके थ्रू। शायद डिस्कस किया था हमने इस बारे में। फ्लॉट का यूज़ था बेसिकली पोजीशनिंग के लिए। बट बिफोर 2008 या फिर 2008 की बात की हम लोग बात करें, जब तक फ्लैक्स और ग्रिड इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, सो हम लोग वेबसाइट इसी से ही बनाते थे पूरी की पूरी। बट आज के इस दौर में ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं कि आप फ्लॉट से कोई वेबसाइट बनाएं। बट हम सीखेंगे ज़रूर, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई पुरानी वेबसाइट आ जाए मेंटेन करने के लिए, तो आपको पता तो हो कि करना क्या है।
कि भाई मैंने लेटेस्ट बोले भाई ये चला, ये पढ़ लो, लेकिन तुम कंपनी में जॉब करने जाते हो और पहले दिन ही तुम्हारे पास कोई पुराना प्रोजेक्ट आ गया होगा, तुम्हें पता ही नहीं, तो तुम्हारे सीनियर्स फिर तुम पे कहेंगे भाई तुमने सीखा क्या है। तो इसलिए ध्यान रखना, चीज़ें इस्तेमाल में आए या ना आए, मुझे पता होना बहुत ज़रूरी है उसके बारे में, ठीक है। यानी कि हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग आज अगर इस लेवल पर आ गए तो इससे पहले हम लोग कहाँ थे, है ना। अगर मैं नहीं पता होगा तो डेफिनेटली आप इस चीज़ का खामियाजा अपनी जॉब में, अपनी लाइफ में भुगतोगे ही भुगतोगे कभी ना कभी। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपको अपने फादर का नेम पता है? फादर के फादर का नेम पता है? उनका नहीं पता होगा, उनका नहीं पता होगा, फिर उसके ऊपर नहीं होगा ना, क्योंकि हम कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते, क्योंकि एक जनरेशन में हम 2 ही पीढ़ी देख पाते हैं, ठीक है। यानी कि आप अपने फादर से इस दुनिया में आए और आपके फादर साहब आपके दादाजी के थ्रू आए, ठीक है, उतना ही आप देख पाते हो। ये 80-90 साल की एक जर्नी है, ठीक है। पहले के टाइम में क्या होता था, कम एज की वजह से जल्दी शादियाँ अगर होती तो हमें 3-3 पीढ़ी भी देखने के लिए मिल जाती थी। जैसे अगर मैं अपने उसमें बात करता हूँ एंसेस्टर्स के अंदर, तो हमारे जो नाना नानी हैं या जो हमारे दादा दादी, उन्होंने 5-5 पीढ़ियाँ भी देख ली, क्योंकि जो पुराने लोग होते थे ना, वो ये सब चीज़ें नहीं खाते जो आज हम लोग खाते हैं, पिज़्ज़ा पास्ता तो ये हमारी हेल्थ के लिए ख़तरनाक होता है। अभी हम लोग यंग हैं तो हमें पता चलता नहीं है, लेकिन लेटर ऑन कहीं ना कहीं इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वो लोग प्योर चीज़ें खाया करते थे, ये सब फर्टिलाइज़र्स वगैरह, ये चीज़ें जो हम लोग हाइब्रिड बना ले रहे हैं कि 1 साल में इतनी खेतियाँ कर लो, 4 बार फसल उगा लो, ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी, क्योंकि पहले इंसान की भूख उतनी थी जितना पेट भर जाए। आज है कि मैं ये भी इकट्ठा कर लूँ, वो भी कर लूँ, आज ये चल रहा है और इसी चक्कर में नुकसान हो रहे हैं। सो पहले के टाइम में देखा जाए तो 100 साल की लाइफ कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। मेरे खुद के दादाजी 96 ईयर की एज में इस दुनिया से गए, वो भी एक इंजरी की वजह से, नहीं तो शायद और लंबा चल जाते। हमारे एक और जो है नॉन टू में, उनमें हम दादी ही बोलते थे, वो 130 साल की एज में गई, सोचो, और 130 की एज में भी चलते फिरते। आज डेंटिस्ट के यहाँ पर सीनियर सिटीजन से ज़्यादा आप जैसे यंग यूथ अवेलेबल हो, अपने दांतों को जाके ट्रीटमेंट ले रहे हो। रीज़न क्या है? क्योंकि हम लोग जो आज के बेवरेजेस ले रहे हैं, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये कहीं ना कहीं आपके दांतों के लिए ख़तरनाक है। और यही सबसे बड़ा रीज़न, क्योंकि जब भी आप कोल्ड ड्रिंक लोगे, मज़ा तो ज़रूर आता है गर्मी में, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत तगड़े हैं। सबसे पहले आपके दांत खराब होते हैं, और वही रीज़न है कि आप ज़रा सा कुछ मीठा लेते हो, कुछ भी लेते हो, आपको कैविटी हो जाती है, दुनिया जान की चीज़ हो जाती है, और आप डॉक्टर के यहाँ मिलते हो, ठीक है। क्योंकि अब आप आज के लोगों को पता तो चलता नहीं, क्योंकि कॉस्मेटिकली काम हो जाते हैं तो कैपिंग हो जाती है, लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, निकाल के रख दिया जाते थे अगर ख़राब होता तो, या फिर ख़राब होते नहीं थे। जैसे मुस्लिम कल्चर में चीज़ बड़ी फेमस है कि अगर घर में कोई लेडी वगैरह हैं पुरानी बहुत, तो देखते वो जो पान चूना बड़ा खाया करते थे। चूना इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ कैल्शियम, और हमारे दांत किससे बने? कैल्शियम से। हड्डियाँ किससे बनी? कैल्शियम से। तो क्या उनसे कभी तुमने जोड़ों का दर्द सुना? एज एक अलग चीज़ है, अदरवाइज हमारी एज में जो लोग झेल रहे हैं उनको तो नहीं हुआ वो, ना उनके दांत गिरे आज तक। तो समझ गए ना साइंस कहाँ है। तो हम उनको कहते तो जरूर भी ये खाने से ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन उसके कहीं ना कहीं फ़ायदे हैं। कुछ चीज़ें जो चली उसके कुछ ना कुछ फ़ायदे थे, नए लोगों ने आके चीज़ों को चेंज कर दिया, बदल दिया, लेकिन साथ में उसके डिसएडवांटेजेस भी आई, है ना। चलो थोड़ा सा हम लोग टॉपिक से डिफरेंट गए, बट जानना जरूरी है चीज़ों के बारे में, है ना। सो हम लोग बात कर रहे थे फ्लॉट की, तो फ्लॉट का मेन पर्पस क्या था? वेबसाइट के अंदर पोजीशनिंग वाला काम लेना, ना कि इसके थ्रू वेबसाइट बनाना। बट टेक्नोलॉजी के अभाव में हमें इसके थ्रू ही वेबसाइट बनाने की हैबिट बनानी पड़ी, ठीक है। बट आज की डेट में आपके पास ऑप्शंस हैं, हम फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जैसे कि टॉपिक क्या चल रहा है, प्रोज एंड कॉन्स, है ना। फ्लॉट अवेलेबल है, बना सकते हैं, लेकिन फ्लॉट का काम कुछ और था, लेकिन इस्तेमाल कुछ और करने लग गए हम लोग। फ्लैक्स बॉक्स है जो कि लेटर ऑन इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत अमेजिंग फीचर है, टेबल जैसी फ्लेक्सिबिलिटी देता है आपको।
और उससे ऊपर क्या है, ग्रिड है, ठीक है। सो अब जो लेटेस्ट वेबसाइट आप देखते हो उसके अंदर फ्लॉट का इस्तेमाल तो होता है लेकिन डिज़ाइनिंग नहीं होती फ्लॉट के थ्रू। लेकिन हमें डिज़ाइनिंग भी सीखना पड़ेगा क्योंकि नहीं पता ना कि कभी आपके पास काम आ गया तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ध्यान रखना, जो करंट चीज़ को लेके आगे चलेगा वो करंट के ऊपर की चीज़ों को हैंडल कर लेगा, उससे नीचे की कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए कहते हैं फंडामेंटल फाउंडेशन हमेशा ज़बरदस्त होनी चाहिए। अगेन एक और एग्जांपल, मेरा विज़न है कि भी मैंने एक लैंड खरीदा, मुझे 10 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, बजट के अभाव में मैंने ग्राउंड फ्लोर कमज़ोर बना लिया, फाउंडेशन बहुत गहरी नहीं बनाई, पहला फ्लोर ठीक है 10 फ्लोर बना दोगे बन जाएंगे, मना थोड़ी ना करेगा वो बनने के लिए, लेकिन भूकंप आएगा, अर्थक्वेक आएगा तो क्या वो रेजिस्ट करेगा? वो कोलैप्स हो जाएगा क्योंकि आपका फाउंडेशन कमज़ोर था। तो वही चीज़ से एजुकेशन के अंदर कि अगर एजुकेशन मेरी बहुत बढ़िया से हुई होगी, मुझे सारी ABCD पता होंगी, तो मुझे पता होगा कि भाई इसको क्यों इस्तेमाल करना और क्यों नहीं करना है। और एक ट्रेनर कहता है कि भाई अब वेबसाइट सिर्फ फ्लैक्स बॉक्स पे बनाओ, बच्चे ने फ्लैक्स बॉक्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन क्यों बनाओ ये नहीं बताया, फिर दिक्कत आएगी ना, यानी कि तुम इंटरव्यू में फंसोगे कि भाई फ्लॉट से क्यों नहीं बना रहे, मुझे हमें तो यही बताया, लेकिन हमें ये नहीं पता चला कि फ्लॉट का क्यों इस्तेमाल छोड़ना पड़ा और क्यों हमें फ्लैक्स बॉक्स पे आना पड़ा, या फ्लैक्स बॉक्स हम लोग ग्रिड पर क्यों आ गए। तो अगर ये पता होगा, इन चीज़ों का आंसर आपको इस क्लास से मिल जाएगा, नेक्स्ट क्लास तक आपको ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, तो आपको ये पता होगा मुझे कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसका इस्तेमाल करना है ना। सो ये आपके पास जो 4 चीज़ें देख रहे हो, ये वेबसाइट डिज़ाइनिंग के 4 तरीके हैं, ठीक है। और हर तरीका हर जगह इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे बनते हैं लेकिन और टाइम नहीं लेंगे इसके ऊपर, इतने से हमें समझ में आ जानी चाहिए चीज़ें। सो इट इज़ अ कॉमन टू डू एंटायर वेब लेआउट यूजिंग द CSS फ्लॉट प्रॉपर्टी. Float is easy to learn. You just need to remember how the float and clear properties work. अब मुझे बताओ, फ्लॉट हमने पहले डिस्कस किया हुआ है ना, हमने क्लियर भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने क्लियर फिक्स सीखा कि क्लियर फिक्स क्या काम करता है। नहीं समझा होगा तो जब CSS पढ़ोगे तब चीज़ें फिर से आ जाएंगी आपके सामने। तो ये तो हो गया फ़ायदा। अब नुकसान क्या है, ज़रा वर्बली तो बता दिया, लिख देते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। डिसएडवांटेजेस, floating elements are tied to the document flow. Which may harm the flexibility. सो फ्लॉट से आप वो वेबसाइट तो बना लोगे जो सिर्फ लैपटॉप के लिए बनी या टीवी के लिए बनी या डेस्कटॉप के लिए बनी, लेकिन आप कहते हो कि फ्लॉट की वेबसाइट को मुझे रिस्पॉन्सिव कर देना है, वहाँ पर फेल हो जाता है। तो यानी कि जब ये फेल हो गया, और आज की डेट में ट्रेंड क्या चल रहा है कि हर चीज़ मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। अब बताओ क्या फ्लॉट का यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे ना। आंसर समझ आया? तो ये तब तक का दौर था जब तक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट, यानी कि 2014 तक रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बहुत कम बनती थी, ठीक है। तो तब तक तो ये चला। उसके बाद में गूगल ने एक स्टेटमेंट निकाला कि अब से जो भी वेबसाइट बनाओगे HTML5, CSS3 और रेस्पॉन्सिव, क्योंकि ये वो दौर स्टार्ट हो चुका था जहाँ पर गूगल ये कहता था एंड यूज़र से कि भाई आपकी वेबसाइट मोबाइल पर खुलनी चाहिए एनी हाउ, ठीक है। लोगों ने कुछ ने समझा, कुछ ने नहीं समझा।
तो 2020 का वक्त आया, 6 साल के बाद, पेंडेमिक का जो टाइम था, गूगल ने साफ बोला कि जिसकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं हुई ना, मैं उसको रैंक नहीं करने दूंगा। अब खौफ आ गया कि भाई अगर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होगी, मोबाइल में नहीं खुलेगी एंड यूज़र के, तो मेरी वेबसाइट बनाने का पर्पज़ क्या होता है? सेल्स ड्राइव करना, कस्टमर लेके आना। जब मेरी वेबसाइट पर कस्टमर ही नहीं आ पाएगा, और कस्टमर कौन लेकर आता है? गूगल देता है आपको, तो आप कहाँ एग्जिस्ट करोगे? सो यानी कि अब तो भाई साहब करो या मरो वाली सिचुएशन है कि भाई नहीं होगा रिस्पॉन्सिव तो धंधा भूल जाओ कि मिलने वाला है तुम्हें ऑनलाइन। समझ गए ना? सो इस वजह से फ्लॉट बिल्कुल आउट ऑफ यूज़ हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्लॉट से हम लोग रिस्पॉन्सिव नहीं बना सकते हैं, बट उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी जो आपको फ्रेमवर्क या फ्लैक्स या ग्रिड देंगे आपको। ठीक है, ये फायदा इसका। देखो सीधा सा फंडा समझो, जैसे आपके यहाँ पर इसमें कहाँ पर जाएं, यहाँ पर आते हैं, फ्लिपकार्ट खुला हुआ है, फ्लिपकार्ट के लैंडिंग पेज पर आ जाओ। कुछ लास्ट मंथ तक की अगर हम लोग बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट का जो लैंडिंग पेज था वो एक पर्टिकुलर विड्थ के बाद में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल हो जाता था। फ्लिपकार्ट ने इसको थोड़ा सीरियस लिया मैटर को। उसने क्या कहा, जरा ध्यान से देखो। देखो यहाँ तक ये डिज़ाइन छोटा होता जा रहा है और छोटा करते जाइए। ऊपर आपने देखा पूरा नैप बार मेरा चेंज हो गया है ना। कैटेगरी जो पहले मुझे ज़्यादा दिख रही थी वो सिर्फ 4 रह गई यहाँ पर। क्या नीचे कोई स्क्रॉलिंग दिखाई दे रही है क्या? नहीं है ना। ज़रा अमेज़ॉन पे नज़र डालो, क्या दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो ये क्यों चला रहे हैं, हम क्यों नहीं बना सकते? अमेज़ॉन का मोबाइल एप्लीकेशन डेडिकेटेड आता है। अगर आपके पास आपकी कंपनी का मोबाइल एप्लीकेशन है कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है देन आपको फिर अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि हम लोग स्वाइप अप स्वाइप डाउन चलते हैं, लेफ़्ट राइट कभी नहीं करते फ़ोन के अंदर। सो एंड यूज़र मोबाइल पर हो सकता है स्क्रॉलिंग दिखाई ही ना दे और यूज़र सोचे कि शायद वेबसाइट कटी हुई है, जबकि मैटर तो था। तो क्या हुआ, इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप एंड यूज़र को दिखाना चाहते थे यूज़र वहाँ तक पहुँचा ही नहीं। लेकिन फ्लिपकार्ट ने क्या करा, अपने होम पेज को पूरा रिस्पॉन्सिव कर दिया। लेकिन ये बिल्कुल सही तरीके से नहीं आ रहा पेज, अगर हम लोग ध्यान से देखें, बट यहाँ पर स्क्रॉलिंग नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। फ्लिपकार्ट में और अमेज़ॉन में हम लोग क्या डिफरेंस देखते हैं कि अगर मैं यहाँ से मोबाइल मोड चूज़ कर लेता हूँ तो आपने क्या देखा, नीचे कोई स्क्रॉलिंग आ रही है? नहीं आ रही ना, पूरा मोबाइल ऐप जैसा फील आ रहा है। भाई जब मैं फ्लिपकार्ट को मोबाइल ऐप पर देख रहा हूँ तो मोबाइल के अकॉर्डिंग देखोगे आपका बैनर भी चेंज हो गया, कैटेगरी भी चेंज हो गई, बदल गया ना। तो ये बड़े तेज़ है, बड़े स्मार्ट है। उन्होंने बोला कि भाई साहब जिसके फ़ोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए बहुत अच्छी बात है, जिसके में ना हो उसके में एप्लीकेशन से खुल जाओ। अब मैंने है, लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे हैं जिसमें हम एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। जैसे जियो का फ़ोन आता है ना सबसे छोटा वाला, डिस्प्ले तो बड़ा है लेकिन एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं होती, लेकिन वो उस पर भी खरीदारी करवा देते हैं। क्योंकि इनका टारगेट ही यही है कि भाई सीधी सी बात है, जब तक आप किसी के पास पहुंचोगे नहीं, डिज़ायर जनरेट करोगे नहीं, तब तक बंदा क्यों लेगा। ये देखो सीधी सी बात है, आप पैदल चलते हो, ठीक है, तो आपका जो ड्रीम होगा ना वो कार नहीं होगा, आप कहोगे या तो साइकिल हो या बाइक हो। जब आप बाइक ले लोगे तब आप कहोगे भाई मेरे पास एक कार होनी चाहिए। जब आप कार ले लोगे मेरे पास एक्सयूवी होनी चाहिए। जब एक्सयूवी ले लो कहोगे मेरे पास ऑडी या BMW होनी चाहिए। क्या डिज़ायर का कोई एंड है? नहीं है ना। क्योंकि आप ड्रीम बिग तभी करते हो जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हो। सेटिस्फाई हम कभी नहीं हो पाते किसी चीज़ से। आप आईफोन ले लो 15, आज अगले महीने 16 आएगा, 16 ले लोगे फिर 17 भी खरीदोगे आप, क्योंकि मन नहीं भर रहा ना। इंसान की डिज़ायर का एंड नहीं है कभी भी।
और डिज़ायर को फुलफ़िल करना ही हमारा काम होता है, क्योंकि तभी आप एक सेटिस्फाइड फील करते हो। आप लाइफ में किसी भी चीज़ के पीछे कितना ही भाग लो, जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप बड़ा पीछे दौड़ोगे, जब मिल जाएगी आप भूल जाओगे। घर में आ गई ना बात करो, और घर की मुर्गी दाल बराबर पुरानी कहावत है। जो नहीं है उसके पीछे ज़्यादा भागते हैं, जो है उसकी कोई वैल्यू रियलिटी है। आज आपको वेब डिज़ाइनिंग नहीं आती, आप खूब सीखोगे, जिस दिन सीख जाओगे तब आप खोल के भी नहीं देखोगे, आपको कभी कुछ और सीखते होंगे यार। ये तो आ गया ना। अगर जॉब कर लोगे फिर तो कभी नहीं भूल पाओगे, क्योंकि अब तो तुम्हारी नस नस में है कोडिंग, कि तुम्हें हर एक चीज़ पता है कि किसका क्या इस्तेमाल करना है ना। तो आप ऑटोमेटिकली क्या चाहोगे कि मैं अब डेवलपमेंट भी सीख जाऊँ। डेवलपमेंट सीख जाओगे तब तुम्हारा अपना आप देखते, तुम कहोगे मैं अब iOS या एंड्रॉयड डेवलपर बनूंगा। जब ये बन जाओगे तब तुम कहोगे मैं अपनी कंपनी खोलूंगा, अब मुझे सब पता है, अब मैं काम नहीं करूंगा किसी के लिए, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जो लोग जंप मारते हैं कुछ कामयाब हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते, क्योंकि शॉर्टकट हर किसी के लिए नहीं चलता। तुक्का लग जाए 100 में से 5 लोगों तो बात अलग है, नहीं तो 95% तो तरीका यही कि आपको प्रोसेस से होकर गुजरना ही पड़ेगा। कि जैसे लोग कहते हैं डिजिटल, जब आप लोग आए थे ना क्लासरूम में, तो 2 बच्चियाँ बैठी हुई थी, तो कहते हैं कि हमें ना सर UI UX का कोर्स करना है। तो नीचे काउंसलिंग से उनको DCC रिकमेंड किया गया कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन सीख लो। और बच्चियाँ जिनको रिकमेंड किया गया था, कोई डिजिटल मार्केटर था, उन्होंने बोला था उनकी फैमिली के अंदर कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग किया है, आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर लो। बच्चों ने और भी पूछा होगा डिटेल में उनसे, तो उन्होंने बोला कि भाई मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद में क्या सीखा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। अब इस स्टोरी से हमें क्या समझ में आता है, आपने सीधे एंड कर दिया चीज़ का। डिजिटल मार्केटिंग क्या है, एंड है। आपने एंड तो कर दिया, बहुत अच्छी बात, बट आपने एंड तक पहुंचने के लिए क्या स्टेप्स को फॉलो किया, नहीं किया। आपने सीधे शॉर्ट क्लियर कीजिए, मैं सीधे प्रोडक्ट बेचूंगा। अरे भाई जब तुम प्रोडक्ट बेचोगे तो कुछ दिखाओगे तभी तो बेचोगे। जब तुम्हारे पास डिज़ाइन ही नहीं होगा बेचने के लिए तो यूज़र को क्या दिखाओगे। भाई आप अगर कोई चीज़ खरीद रहे हो, लाइक आईफोन अगर आप खरीद रहे हो, तो पहले आप डब्बा देखोगे, कुछ तो देखोगे ना, फोटोग्राफ, उसके बारे में कुछ लिखा होगा। मुझे डिज़ाइनिंग आती नहीं, मैं डिजिटल मार्केटर बन गया, कभी नहीं होगे कामयाब। तो उस बंदे की, जो लड़कियाँ आई थी, उनकी स्टोरी से हमने क्या समझा कि बंदे की जर्नी गलत थी। उसने ये देखा मार्केट में कि आज की डेट में यूट्यूबर बनाते ना बेवकूफ़, कि भाई डिजिटल मार्केटिंग में बहुत पैसा है, सीख लिया। लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पता चली तो समझ में आया कि भाई साहब बेचने के लिए डिज़ाइन भी चाहिए। अब उस बंदे ने ग्राफिक्स सीखा। अब ग्राफिक्स सीखने के बाद में क्या फेस किया उसने कि भाई उसके ऐड जो है कामयाब नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि उसे UX नहीं पता कि यूज़र देखना क्या चाहता है और कौन सी चीज़ को कितना दिखाना है। ऐसा समझो सम सॉर्ट ऑफ कि भाई आप खाना बना रहे हो, चपातियाँ बना रहे हो, तो ज़्यादा क्या डालोगे चपाती में, नमक या आटा। और नमक ज़्यादा डाल दोगे तो क्या होगा, कोई खाएगा उसको, नहीं खाएगा ना। हर चीज़ का बैलेंस है। अब उस बंदे ने डिज़ाइनिंग तो कर लिया, लेकिन डिज़ाइनिंग में उसे ये नहीं पता कि ग्राफिक कैसा रखना है और कितना कंटेंट लिखना है। आपने भर भर के कंटेंट लिख दिया उसके बारे में। जब आप सोशल मीडिया बड़ी रफ्तार में चला रहे हो तो क्या पढ़ते हो चीज़ों को, नहीं, आप देखते हो, पढ़ते कभी नहीं हो। अगर इमेज अच्छा लगा तब आप अंदर जाते हो। ऐसा ही होता है ना, यूट्यूब पर जब आप थंबनेल देखते हो फर्जी होते हैं, थंबनेल से लोग व्यूज़ ले आते हैं, लेकिन जब उनको वॉच टाइम देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता, 1 मिनट 2 मिनट, जबकि कंटेंट था घंटा भर का। यानी कि थंबनेल तो अच्छा था लेकिन अंदर अच्छा नहीं था। समझ में आया। सो यही है फॉल्ट सबसे बड़ा, कि हम ये देख रहे हैं कि भाई इस फील्ड में, जैसे कहते हैं डेवलपर बन जाओ। भाई किस पे चलाओगे अपना डेवलपमेंट, HTML CSS, वो तुमने सीखा नहीं, फिर तुम डेवलपमेंट पढ़ के आओगे जब मैं वेब डिज़ाइनिंग सीखूंगा। उल्टा चल रहे हो ना, जाना था जबकि वेब डिज़ाइनिंग से होते हो डेवलपमेंट की तरफ। ये सारे स्टूडेंट गलतियाँ करते हैं, क्योंकि हमें सीधे रिजल्ट चाहिए। एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। यहाँ पर एक बच्चा खड़ा होकर गिटार बजा के गाना सुना दे, आपका मन करेगा मैं भी सीखूंगा, लेकिन आप गिटार बजाना नहीं सीखोगे। आपका दिमाग में क्या इमेज होगी, मैं पहले दिन ही एक गाना बजाना सीख जाऊँ उसके ऊपर। भाई सरगम कौन सीखेगा, जब सरगम पता होंगे, नोट्स पता होंगे, तभी तो एक म्यूज़िक प्ले कर पाओगे कि किस जगह पर प्रेस करने से कौन सा साउंड निकलेगा। लेकिन मेरे दिमाग में क्या है भाई, मेरे को तो एकदम रॉक स्टार डे वन एक बढ़िया सा गाना बजा देना है, नहीं बजा पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। अब हमने HTML की इतनी लंबी जर्नी देखी,
उसमें हमें ये पता चला कि छोटी छोटी प्रॉपर्टी मिला के कुछ आउटपुट आता है। हम ये सोचे कि डे वन पे हम लोग जाएंगे, हमें फ्लिपकार्ट जैसा पेज बनाना सीखने के लिए मिल जाएगा, कभी नहीं बना पाओगे, क्योंकि दुनिया जहान की कोडिंग लगेगी उसके अंदर। अब मैं तो लगा दूंगा, मुझे पता है, लेकिन तुम नहीं समझ पाओगे। लेकिन अब जब मैं लगाऊंगा तो तुम्हें पता होगा इससे क्या होता है, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर्टीज़ का पता है। तो यही है हमारा फाउंडेशन, कि हम अपनी चीज़ों को इतना तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं कि हमें हर चीज़ का पता चल चुका है अब, कि किसका कहाँ पर इस्तेमाल होना है। ठीक है। तो हमारी फैमिली में भी क्या होता है, बहुत सारे लोग होंगे या जैसे आपके यार दोस्त होंगे, रिलेटिव्स होंगे, भी ये कर लो, इसमें ऐसा वैसा। यार ये तो बहुत वेग आइडिया है कि ऐसा ये वाला कोर्स कर लो, इससे तुम्हारा हो जाएगा, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। गारंटी क्या है, सक्सेस रेट क्या है? भाई तुमने बोला वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स कर लो, मेरा तो इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। तो दो ही चीज़ें आती हैं। अब इंटरेस्ट अगर तुम्हारा नहीं है, पढ़ाने वाला भी अच्छा नहीं है, तो तुम्हारा बिल्कुल ही काम खराब है। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन पढ़ाने वाले ने तुम्हारा इंटरेस्ट बना दिया, ठीक है, तो तुम कामयाब हो जाओगे। इसको और आसान तरीके से समझाते हैं। आप कौन सी चीज़ जल्दी सीखते हो? एग्जाम्पल के तौर पर आप स्कूल टाइम अपना याद करो। आज बाइक चलाते हो क्योंकि आप चलाना चाहते थे, इसलिए आप चला पाते हो। कितने साल लगे सीखने में? एक महीना भी तुमने बहुत ज़्यादा बोला है। कुछ घंटे लगते हैं बस। हमें बहुत अच्छे से मशीन के साथ कनेक्ट होने में महीना लगता है, बट चलाना तो हम लोग कुछ घंटों में ही सीख जाते हैं। जिसको साइकिल चलाना तो उसके लिए कौन सी बड़ी चीज़ है। तो यानी कि वो चीज़ हम चाहते थे कि भाई मैं जब एक इस एज में आ जाऊंगा, 12th कर लूँगा, डैडी को बोलूँगा एक बाइक दिलाओ या स्कूटी दिलाओ। तो क्योंकि वो आप चाहते हो इसलिए आप कर पाते हो। वही सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर आप चाहते हो कि मुझे डेवलपर बनना है तो आप बनोगे, कोई नहीं रोक सकता। पर आप बस कर रहे हो फॉर्मेलिटी, तो आप कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप कर तो रहे हो लेकिन चाह नहीं रहे हो। ये पुरानी कहावत है, जहाँ चाह वहाँ रहा। तो चाहोगे, मैंने कहीं से नहीं पढ़ा, तुम्हें तो पढ़ाने के लिए मैं अवेलेबल हूँ साक्षात। मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं था भाई, मैंने किताबों से पढ़ा। किताब पढ़ना सबसे बोरिंग होता है, देखते हो ना, नींद आ जाती है तुम्हें। क्या अगर एक मैं वेब सीरीज चला दूँ, तुम भाई साहब पूरी रात जाग के देख लोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ किताब खोल दूँ, तुम्हें नींद आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, आज की डेट में हम लोग कहते हैं हमें नींद नहीं आ रही है, किताब पढ़ लो, अपना आप सो जाओगे, बोर हो जाते हो। जब बोर होते तो नींद अपने आप आती है। और जब इंटरेस्ट होगा किताब के अंदर, अब वहीं पर मैं तुम्हें एक मैगजीन दे दूँ, कुछ बढ़िया सी कॉमिक्स दे दूँ, तो फिर देखो तुम कैसे पढ़ते हो पूरी रात। यानी कि इंटरेस्ट है ना, तो चीज़ों को इंटरेस्टिंग तो बनाना पड़ेगा, है ना। अब जैसे कई बार कुछ चीज़ें जो होती हैं, जैसे होता है हम लोग बीमार होते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, भाई ये दवाई खाओ सही हो जाओगे। दवाइयाँ कभी क्या टेस्टी होती हैं, कड़वी होती हैं। अब जैसे ये चीज़ है, ये सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के लिए नहीं हो सकता। लेकिन जैसे दवाई कड़वी रिजल्ट ज़रूर देती है, लेकिन उसका आउटकम क्या होता है, आप ठीक हो जाते हो, अच्छा फील करते हो ना, इसलिए आप खा लेते हो। सेम वही चीज़ है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन इसको सीख के मैं अगर पैसे कमा सकता हूँ, मैं फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बना सकता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। अल्टीमेटली हम लोग जिस एज में अब चल रहे हैं, इसका मेन एम क्या है? पढ़ाई करना तो है नहीं, पैसा कमाना है ना। तो जब मुझे पैसा ही कमाना है, तो फिर मुझे क्यों नहीं फोकस करना चाहिए चीज़ों के ऊपर, है ना। समझ गए ना, गहरी बात है। तो इसीलिए तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो तुम्हारा टाइम चल रहा है ना, भले से मैं तुम्हारे हो सकता है कि कुछ महीने एक्स्ट्रा खा जाऊँ, लेकिन तुम कुछ बन जाओगे, ये गारंटी है। और अच्छी बात है कि तुम लोग इंटरेस्ट भी शो कर रहे हो, और आगे चल के अगर प्रोजेक्ट वगैरह अगर तुम बनाओगे, तो तुम्हारी अरीना जॉब लगाए ना लगाए, तुम्हारी जॉब खुद लग जाएगी। आमिर खान ने एक बहुत अच्छी बात की थी ना मूवी के अंदर, 3 इडियट में। उसने तो कही, लेकिन डायलॉग तो किसी ने लिखा कि भाई एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस अपना आप झक मार के आएगी। अब तुम अरीना कोर्स ज्वाइन किया, तुमने कहा जॉब लग जाएगी अरीना से, अगर ये सोच के चलो तो जॉब तो नहीं लगेगी। अगर तुम सीखने के पीछे दौड़ रहे हो तो जॉब अपने आप लग जाएगी। जब काम होगा तो जॉब तो लगनी तय है। काम मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं ड्रीम बिग कर रहा हूँ कि मेरी जॉब लग जाए लाख रुपए की, तो वो तो कभी नहीं होगा। ना ये सेंटर तुम्हें जॉब लगवा के दे पाएगा, कहीं कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेन चीज़ है, रिजल्ट की तरफ जब दौड़ोगे ना, तो कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा।
ठीक है, तो जॉब तो टारगेट होना ही नहीं चाहिए तुम्हारा। तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए, मुझे वेब डेवलपर बनना है। अगर बन गए तो जॉब तो तुम्हें कोई भी दे देगा, फिर तुम्हें यहाँ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मैडम ये मेरा पोर्टफोलियो किसी कंपनी में इंटरव्यू करवा दे। समझ गए ना, क्योंकि तुम्हारे काम को देखें अपना आप ही लोग कहेंगे भाई आ जाओ, काम बड़ा अच्छा है तुम्हारा। समझ गए ना, तो ये चीज़ अचीव करने के पीछे भागना। मेरा आज तक का टचवुड रिकॉर्ड है, 15 मिनट से ज़्यादा मैंने किसी कंपनी में इंटरव्यू में नहीं लिया। कंपनी ने मुझे 1.5 घंटा ज़रूर दिया कि सर 1.5 घंटे का टाइम है आपके पास, और मैं ऐसे बैठ जाता जैसे कि कंप्यूटर में कुछ दिक्कत आ गई। कहते सब ठीक चल रहा है, मैंने कहा मेरा टास्क हो गया। समझ गए ना, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं कंपनी में सीखने के लिए नहीं गया, मैं कंपनी में सिखाने गया। क्योंकि मैं उतना पहले पढ़ के बैठा हूँ जितना कंपनी वाले कर रहे हैं, ये डिफरेंस है। तो कुछ जाते हैं कंपनियों में सीखने के लिए, हम सीखने कभी नहीं गए। हम पहले ही उतना ज्ञान लेके बैठे, जो कंपनी का लीडर वीडर होता था वैसा उसको कहते भाई इसको सब पता है, छोड़ो, उल्टा पूछने आते भाई त्यागी जी बताना ज़रा ये कैसे होगा सॉल्यूशन। तो वो चीज़, तो टेक्निकली आपको बहुत स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, ठीक है। और वेब डिज़ाइनिंग बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, ठीक है भाई। देखो सीधी सी बात है, लड़कियां बाइक चलाते हो कितनी देखते हो आप, 5%। लड़के स्कूटी चलाते हो कितना देखते हो, 20%, 15% दिल्ली आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ बाइकर्स की जो देखोगे आप, वो बॉयज़ की मिलेगी आपको, है ना। डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो यानी कि ध्यान रखना, जेनेटिकली जो बॉयज़ यानी कि जो मेल होता है बायोलॉजिकली, वो डिज़ाइन किया गया है चैलेंजेस के लिए। गर्ल्स को डिज़ाइन किया गया है बायोलॉजिकली कंफर्ट के लिए। लड़कियां हर चीज़ में आसान रास्ता ढूंढती हैं। सिर्फ 5% लड़कियां होंगी जो बाइक जो चलाने वाली, जिसको अपनी लाइफ में चैलेंज चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल स्कूल टाइम में ले लो। आधे से ज़्यादा गर्ल्स क्या करती, कॉमर्स ले लेती हैं। वो क्यों ले लेती हैं भाई, अगर आर्ट्स लेंगी तो बेइज्जती होगी, साइंस लेंगे तो निकलेगा नहीं, क्योंकि दिमाग में डर पहले से बैठा दिया गया। तो भाई बीच का पकड़ लो, कॉमर्स। हम कॉमर्स क्यों लेते हैं, इसीलिए तो ले रहे हैं सब लोग, कॉमर्स पढ़ के आए, कॉमर्स पढ़ के आए। अकाउंटेंट बनना था तुम्हें, जो तुमने कॉमर्स लिया। अकाउंटेंट तो कोई नहीं बना उसके बाद भी, तो क्यों लिया हमने कॉमर्स, सिर्फ और सिर्फ अपने यार दोस्तों में अपनी इज्जत बचाने के लिए। चलो कम से कम कॉमर्स से तो पास हुए। तुम में से किसी का मन नहीं था कॉमर्स पढ़ने का। वही चीज़ आर्ट्स वो बंदा लेता है बिल्कुल, तो कहता है जी मैं तो पढ़ाई में बिल्कुल, जिसने एक्सेप्ट कर लिया मैं बेकार हूँ, वो जाता है आर्ट्स की तरफ। साइंस की तरफ जाने वाले जो बच्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं। वो वही जाते हैं जो फोकस्ड होते हैं, जिन्हें पता है कि मुझे डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनना है, जो चैलेंज लेना चाहता है, जिसको चैलेंज पसंद है, डिफ़िकल्टी पसंद है। ध्यान रखना, दुनिया में लंबा तभी जाओगे जब डिफ़िकल्टी की तरफ जाओगे, क्योंकि उस रास्ते पर मुश्किलें तो बहुत हैं, लेकिन भसड़ नहीं मिलेगी तुम्हें। और आसान रास्ता का ज़िंदगी में ढूंढोगे तो मुश्किल के साथ साथ तुम्हें ड्रामे भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जैसे मैं कहता ना हमेशा, अगर मल्टीमीडिया में आते हो सीखो ज़रूर, लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनर कभी मत बनना, क्योंकि हर आड़ा तिरछा बच्चा तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनर मिलेगा। तो यानी कि तुम समझदार, गधे घोड़े सब एक है। वेब डिज़ाइनिंग में जाओगे तो वेब डिज़ाइनर तुम्हें सबसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन डेवलपर सबसे कम मिलेंगे। क्यों, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा ना। तो बंदे ने आसान रास्ता चूज़ किया वेब डिज़ाइनिंग। तो अगर डेवलपर का ख्वाब लेके चलोगे तो डिज़ाइनर अच्छे बनोगे, तो आप बाकी लोगों से ऊपर उठ जाओ। कहते हैं ना स्कूल में हम कहते हैं फर्स्ट आ जाए। अगर तुम कहोगे कि मैं 90% लाऊंगा तो फर्स्ट के मार्क्स ला पाते हो, ऐसे ही होता था ना। तो ये तो था नहीं कि भाई तुमने पता है कि मैं 60% ही लेके आ जाऊंगा एक ही बार में, नहीं होता ना। तुम कहते भाई 80-90% तो आ ही जाएंगे, अरे यार 60 ही आए। यानी कि अगर 100 सोचोगे तो 80-70 ला पाओगे। अगर आप सोचोगे मैं 60 लाऊंगा तो भाई तुम्हारी सेकंड भी नहीं आएगी, थर्ड आएगी तुम्हारी, ये तो तय है। क्योंकि हम जो सोचते हैं वो तभी होगा जब बहुत डिसिप्लिन अनुशासन में काम करोगे, नहीं हो पाएगा, ये तो फैक्ट है। तो अच्छी चीज़ क्या है कि हमारा जो HTML चल रहा है, जो आपने पहले के वीडियोस देखे और अब जो आपकी जर्नी चल रही है, तो उसमें आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क तो फील हो चुका है, ठीक है। चीज़ें हमें बहुत डिटेल में समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो ये HTML अगर तुम
डेफिनेटली यहाँ पढ़ने के बाद घर भी जाके अगर पढ़ रहे हो, देख रहे हो चीज़ों को, तो तुम्हारी नॉलेज, मैं ये कहता हूँ कि अरीना के अंदर सबसे बेहतरीन हो चुकी है। इतना एस्टिमल तुम किसी भी बैच में पता कर लेना, मेरे ही बैच में पता कर लेना, उन्हें भी नहीं पता होगा जितना तुम्हें पता है। क्योंकि मेरा हमेशा से कोशिश ये रहती है कि हर क्लास के साथ लेवल को अप किया जाए, ठीक है। और जब तक आप लेवल अप नहीं करोगे तब तक चीज़ें बढ़िया नहीं होंगी, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम चीज़ें हम इधर से देने की कोशिश कर रहे हैं। चॉइस इज़ योर कि आप उसको और कितना आगे लेके जाते हैं। तो देखो दो तरह के लोग होते हैं, एक कि भाई मैं तो इतना ही सिखाऊंगा, इसको सब पता चल गया तो भाई मेरा तो काम ख़त्म है। जिसको इस तरह की इनसिक्योरिटी है उससे बेकार कोई नहीं है। नॉलेज को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी, ठीक है। अगर दुनिया ये सोचती कि जी मैंने तो खत वाला ही सिस्टम चलाना है, 3 दिन में लेटर पहुंचेगा, सो आज हम लोग मोबाइल फ़ोन पर तो नहीं होते। यानी कि किसी ने तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचा कि चलो भाई टेलीफोन बनाते हैं, लाइनों से बोर हो गए, बंदर तार तोड़ देते हैं या कुछ हो गया, तो वायरलेस सिस्टम डेवलप हुआ। आज की डेट में हम लोग तारों से बंधे नहीं हैं। यानी किसी ने तो सोचा ना बिल्कुल अलग। जब कोई अलग सोचता है लोग कहते पागल है, डॉक्टर बनेगा, ठीक है। उन्हें पता नहीं कि उनके बीच का है, तो इसका भी माइंडसेट वैसे को पागल ही होगा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा, लेकिन बन जाता है क्योंकि उसने कुछ अपने लिए अलग सोचा। तो अलग सोचने वाले को दुनिया पागल जरूर कहती है, लेकिन वही इतिहास बनाता है, समझ गए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, कभी अपने कमरे से बाहर नहीं आते थे, हमेशा दिन हो रात हो अपने अध्ययन में डूबे रहते थे। तभी तो जाके कुछ एक्सपेरिमेंट निकले, ठीक है। रेडियो जैसे बना, उसके पीछे कितनी रिसर्च थी, लाइट बल्ब ईजाद हुआ। तो जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए, जो चीज़ें आज हम लोग अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके पीछे पूरी उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी। हमने अपनी ज़िंदगी में क्या डेवलप किया? अभी तक तो कुछ नहीं, ठीक है भाई। मैंने तो कुछ वेबसाइट डेवलप की आपको करनी है, ठीक है। तो आप अपनी नॉलेज का स्तर इतना ऊंचा करो, ठीक है, कि जब आप 4 लोगों में बैठें तो लोगों को ये फील हो जाए कि यार ये नॉलेजेबल बंदा है। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक अंधों में काना राजा, कि जिसको 4 लोगों को बिल्कुल नहीं पता, एक को सबसे ज़्यादा पता है। अब वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है, क्या गारंटी। अब हम चारों लोग एक जैसे सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होगा ना ये जो बता रहा है कि वो सही है कि नहीं है, क्योंकि आपको भी उस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत अनुभव है, पता है ना। तो अपना पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अपने फील्ड के साथ साथ दूसरी चीज़ों में भी अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मुझे अपनी चीज़ों का, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का ज्ञान ज़रूर है। मैं टचवुड अपने स्कूल टाइम में वो स्टूडेंट नहीं था कि जिसको सिर्फ क्लास चेंज करना था 1 साल में। मुझे क्लास को एक्सपीरियंस करने का था कि भाई अगर मैंने 9th क्लास में कुछ पढ़ा तो मुझे आसानी क्यों हुई, क्योंकि मुझे 10th में उतना नहीं पढ़ना पड़ा बाकी स्टूडेंट की तरह, क्योंकि मैंने 9th में फंडामेंटल क्लियर करा, 10th में जाकर उसको और एडवांस कर लिया। अब जो बिल्कुल अलग हर क्लास के हिसाब से बिल्कुल नया पढ़ेगा तो वो पिछला भूल जाता है। जैसे आज जो बच्चे आए हुए थे ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मैंने को यही पूछा है कि मैंने कि भी किस चीज़ में किया है, तो वी कॉम उन्होंने किया हुआ है। मैंने उससे पूछा कि सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट चैप्टर क्या था, नहीं पता। जब नहीं पते का पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था। और बच्चे वो बिल्कुल एग्री कर गए कि सर बीकॉम इसलिए लिया था क्योंकि बीए अच्छा नहीं लगता, एटलीस्ट बीकॉम तो होनी चाहिए। पता है ना माइंडसेट लोगों का, तो माइंडसेट को इम्प्रूव करो, ठीक है। हमेशा टफ में घुसने की कोशिश करना, वक्त लगेगा लेकिन रिजल्ट बड़ा अच्छा होगा। आसान वाला पकड़ोगे उसकी अभी के लिए अच्छा है, इसका लाइफ स्पैन बहुत लंबा नहीं होगा, ज़्यादा लंबी नहीं चलेगी। अरे रियल लाइफ के एग्जांपल देखो ना, एक कार आज लॉन्च होती है, कॉम्पिटिटर उससे अच्छी कार अगले कुछ महीनों में लॉन्च कर देता है, फिर वही ब्रांड अगले साल अपनी गाड़ी के अंदर कॉम्पिटिटर से अच्छे फीचर लेके आता है, फिर उसका कॉम्पिटिटर उससे थोड़ा सा कुछ अच्छा बना देता है।
तो स्प्लेंडर इतने लंबे सालों से अगर मार्केट में चल रही है, कितने साल हो चुके स्प्लेंडर बाइक को, क्या बंद हो गई? नहीं ना। क्या उसके पैसे घट गए? बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि लोग, हीरो होंडा को ये पता, होंडा को ये पता है, हीरो को ये पता है कि भाई, क्योंकि अब ये हीरो के अंडर में आती है स्प्लेंडर जो है, कि भाई लोगों को माइलेज ज़्यादा चाहिए, तो ये तो चलेगा ही चलेगा, एवरग्रीन प्रोडक्ट है मेरा। कुछ बिके ना बिके, इसकी तो यूनिट सबसे ज़्यादा बिकेंगी, क्योंकि भाई किसी को 50 60 70 का एवरेज चाहिए तो वो यही लेगा। वो ऐसा तो है नहीं कि जाके वो ZMR खरीद के ले आएगा। अब ZMR पैसे भी ज़्यादा, और कल को अगर खड़ी खड़ी भी गिर जाए तो कॉस्मेटिक डैमेज कितना, पूरी फाइबर है ना। स्प्लेंडर गिर जाए कुछ नुकसान होता है उसमें? कुछ भी नहीं, हल्की की हल्की। अकेला बंदा वैसे ट्रैफिक ज़्यादा, डिवाइडर पे उतार के 10 उधर रख दे, क्या ZMR के साथ ऐसा कर लो? नहीं कर पाओगे। तो हर चीज़ का फ़ायदा है, नुकसान है ना। तो नेक्स्ट क्लास में डेडिकेटली हम लोग इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, फ्लॉट, फ्लेक्स बॉक्स एंड ग्रिड। चीज़ें हमने तीनों ट्राई कर ली हैं, बट इसको बेहतर तरीके से डिटेल में समझेंगे चीज़ों को, है ना। देखो, आपको मैं बीच बीच में जो कई बार ज्ञान एक्स्ट्रा देता हूँ ना, दैट इज़ अ मोटिवेशन, कि आप ट्रैक पर बने रहो, ठीक है। क्योंकि ट्रैक पर रहना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक डेवलपर के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप उससे बाहर जाओगे, आप पूरे साल की मेहनत ख़राब कर लोगे। ऑलरेडी 1 साल तो हो ही चुका होगा ना अरीना में कोर्स करते हुए, हो चुका है ना। हाँ, तो 7-8 महीने का आपका जो टाइम है ना, इसको बिल्कुल मुझे समर्पित कर दो, ऐसा समझो, ठीक है। तो इन 7-8 महीने में बहुत कुछ बदल जाएगा, ठीक है। अभी जब ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेंगे हम लोग, जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने स्टार्ट करेंगे, जो मैं असाइनमेंट दूंगा उनको बड़े दिल से करने की कोशिश कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा उस चीज़। यानी कि आपका लेवल वो होगा कि आपको कल को कंपनी में कोई भी डिज़ाइन दिखाया जाए, आपका दिमाग कोड लिखने से पहले पूरा दिमाग में आ चुका होगा कि मुझे क्या कोड चलाना है इसके लिए। अभी दिक्कत आती है ना कि लिखना क्या है, फिर ये सब चीज़ ही ख़त्म हो जाएगी। आपको पहले ही पता होगा मुझे अगला स्टेप लेना क्या है इसके अंदर। दैट इज़ प्रोडिक्शन, कि डिज़ाइन देख के मुझे ये समझ में आया कि मुझे कोड क्या लिखना होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आने लग गया, फिर आप डिज़ाइन में कभी फंसोगे नहीं। और अगर आप चीज़ों को रटने की कोशिश करोगे तो HTML ही इतना बड़ा है, आप खुद ही देख रहे हो कि हमें कितनी क्लासेज हो गए करते हुए। अभी तक हमारा जो है 50% हुआ है, अभी 50% बचता है, फिर CSS पूरा बचता है, ठीक है। तो सोचो कितनी बड़ी चीज़ है। तो इसका तो कोई अंत कर ही नहीं पाओगे तुम। मैं ही नहीं कर पाया तो तुम कहाँ से कर पाओगे, है ना। तो हमारा मेन इस कोर्स के अंदर कोशिश ये है कि हम सभी चीज़ें सीखें, लेकिन सभी चीज़ें कभी इस्तेमाल नहीं होती। लेकिन वक्त का नहीं पता कब किसकी ज़रूरत आ जाए, पता होगा तभी तो इस्तेमाल करोगे। मेरे घर के अंदर जो खाना बनाती हैं मम्मी या आपकी बहनें वगैरह जो हैं, ये कहते हैं ना मसालेदानी, है ना, स्पाइसेस के कंटेनर। अब सारे मसाले होते हैं, क्या सारे मसाले हर दिन इस्तेमाल आते हैं? नहीं आते ना, किसी में कुछ जाता है, किसी में कुछ जाता है। लेकिन अगर मेरे पास रहेगा तो मैं कुछ भी प्लान कर सकता हूँ, चलो आज हमें पाव भाजी बनानी, तो कौन सा मसाला नहीं तो जी पाव भाजी तो नहीं बन पाएगी, मसाला नहीं है, तो अरेंज कर। तो वहाँ तो अरेंज हो गया, लेकिन कोडिंग के अंदर कैसे अरेंज कर लोगे तुम 2 मिनट में चीज़ों को? क्योंकि मैंने सीखा ही नहीं। सीखा होगा तभी तो पता होगा कि मुझे क्या चीज़ लगानी है इसके अंदर। तो इसलिए हम सीखेंगे, सब इस्तेमाल हो या ना हो, एटलीस्ट अगर आपको कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट फीचर में दिखेगी तो आपको पता होगा मुझे ये कैसे हैंडल करना है चीज़ों को, है ना। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो शायद आपको कभी इस्तेमाल के लिए ना आए, लेकिन पता होना ज़रूरी है। एक बढ़िया डिज़ाइनर डेवलपर वो जिसको सब पता हो, ऐसा नहीं कि भाई जी मैं तो कभी इस्तेमाल ही नहीं किया तो पहली बार सुन रहा, वो चीज़ नहीं, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ज्ञान का